आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का छठा चैप्टर पढ़ेंगे, पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। पोइट्स एंड पैनकेक्स, तो ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पर पोइट्स यानी कवि और पैनकेक्स यहाँ पर जो है वो एक मेकअप का सामान होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले ऑथर के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से कवि और पैनकेक्स के बारे में किस प्रकार से चैप्टर में जो हमें टेक्स्ट दिया गया है। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में पहले। तो ये चैप्टर जो अशोक मित्रन ने लिखा है 1931, तमिल राइटर। ये एक तमिल के राइटर थे, लेखक थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो उनकी एक बुक है माई ईयर्स विद बॉस। इसमें जो है ये अपनी जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो कुछ अपनी यादें हैं उनको उसमें लिखते हैं। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो जहाँ पर कि हर इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज यानी फिल्मों का जितना भी प्रभाव है हर एक क्षेत्र में, भारतीय जीवन के हर एक क्षेत्र पे जो फिल्में बनती थी उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा था। जेमिनी स्टूडियो में जो फिल्में बनी, द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई। तो जेमिनी स्टूडियो जो है वो चेन्नई में स्थित था। वो सेट अप इन 1940, जो कि 1940 में स्थापित किया गया वहाँ पर। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो ये जैसा कि बताया जा रहा है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, तो ये बहुत ही एक प्रभावशाली फिल्म निर्माण का संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था एक इंडिया में। उन दिनों में जब भारत में शुरू में फिल्में बनने लगी थी, फिल्म मेकिंग जब भारत में शुरू हुई तो इंडिया में शुरू हुई, तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक उल्लेखनीय संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। तो इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो एस वासन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़ पेपर्स क्लिपिंग्स। तो यहाँ पर जो अशोक मित्रन जो इसके लेखक हैं इस चैप्टर के, उनकी जेमिनी स्टूडियो में ये ड्यूटी थी, यानी उनका काम वहाँ पर ये था कि वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से कटआउट निकाल करके उनकी क्लिपिंग यानी उनकी जो क्लिपिंग्स हैं उनको जमा करना उनका काम था, जो वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। और उनका जो है वो अलग अलग विषयों पर बहुत वाइड वैरायटी यानी भिन्न भिन्न अलग बहुत सारे विषयों पर जो है वो क्लिपिंग रखना और उनको फिर फाइल में जमा करना, ये काम था उनका उनके स्टूडियो में। Many of these had to be written out by hand, और उनमें से बहुत सारे हाथ से हस्तलिखित भी होते थे। Although he performed an insignificant function, हालांकि उन्होंने वहाँ पर बहुत ही उल्लेखनीय, insignificant का मतलब हो गया कि यहाँ पर उनका कार्य था बहुत ही उल्लेखनीय था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। He was most well informed of all the members of Gemini family। तो जेमिनी स्टूडियो की जितना पूरा परिवार था उनका, उसमें बहुत ही अच्छी तरह जाने माने व्यक्ति थे ये। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। और ये जो अंश लिया गया है, ये चैप्टर जो लिया गया है वो इस उनकी जो बुक थी माई ईयर्स विद बॉस, इसमें से ये अंश लिया गया है। तो यहाँ पर चैप्टर में कुछ ये एक्सप्रेशंस आई है, उनकी मीनिंग जब अपने अलग से देख लेते हैं। तो ब्लू ओवर का मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में जो है वो गुस्से में हो जाना या गुस्से में लाल पीला होना, ये अर्थ रहेगा इसमें। वॉज स्ट्रक डम, तो इसमें यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा कि हक्का बक्का रह जाना या निरुत्तर हो जाना बिल्कुल। कैटेपुलेटेड इनटू यानी अचानक किसी को प्रसिद्धि मिल जाना। ए कोट ऑफ मेल का यहाँ पर अर्थ रहेगा कि जो मेकअप के द्वारा जो परत रंगों की मुंह पर चढ़ाई जाती है चेहरे पर, तो वो उसको कोट ऑफ मेल कहा गया यहाँ पर। प्लेड इनटू देयर हैंड्स, तो किसी के हाथों में खेलने से यहाँ मतलब ये है कि अननोविंगली किसी की हेल्प करना, यानी अनजाने में किसी की हेल्प कर देना या उसकी सपोर्ट कर देना, सहायता कर देना।
द फेवरेट हॉन्ट का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी पसंदीदा जगह कोई। एंड हर्ड बेल रिंगिंग, तो यहाँ पर हर्ड बेल रिंगिंग का मतलब है कि किसी का स्मरण आना या किसी का बुलावा आना, किसी को याद करना या पुकारा जाना। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस इस चैप्टर के दौरान आएगी, तो उनकी मीनिंग अपने यहाँ पर देखें। अब यहाँ से अपना जो टेक्स्ट शुरू होता है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो काफ़ी, चूँकि साउथ इंडियन लोगों की इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त होती है, तो उन्होंने काफ़ी इसको एक टफ लैंग्वेज में लिखा है चैप्टर को। तो आपको बहुत ही गौर से इसको समझना होगा और मीनिंग भी काफ़ी ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये कहा गया है कि पैनकेक, जैसे इस चैप्टर के नेम में भी आया था कि पैनकेक एक मेकअप का जो सामान होता है, मटेरियल, मेकअप मटेरियल है, उसका एक ब्रांड नेम है, यानी उसकी कोई कंपनी उसका नाम है, जिसको कि जेमिनी स्टूडियो जो है बॉट इन ट्रक लोड्स का मतलब यहाँ पर है कि बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा जाता था। ट्रक लोड्स का मतलब है बड़ी मात्रा में कोई चीज़ का खरीदा जाना। ग्रेटा कार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, और ग्रेटा कार्बो यानी वहाँ के जितने लोग थे उसमें जो काम करते थे जेमिनी स्टूडियो में, एंड जो जितने भी कलाकार थे वो इसको काम में लिया करते थे। एंड मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, और मिस गोहर ने भी इसको काम में लिया होगा। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, और वैजंती माला ने चूँकि उस स्टूडियो में काम किया तो उन्होंने भी इसको उपयोग में लिया होगा। बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन हो सकता है कि रति अग्निहोत्री क्योंकि वो बॉलीवुड में काम करती थी तो हो सकता है उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज इन अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग। तो इसका जो मेकअप का जो डिपार्टमेंट था, उनका विभाग जो था जेमिनी स्टूडियो में, वो सीढ़ियों से ऊपर था, ऑफ अ बिल्डिंग दैट was believed to have been रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। जो ऐसा माना जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, अंग्रेज अफसर जो उस समय थे, तो कहा जाता है कि उनका वहाँ पर क्या स्टेबल्स यानी घोड़े रखने की जगह होती थी वो, ये पहले के समय जब वो वहाँ रहते थे। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, और दर्जनों दूसरी जो है वो वहाँ पर भवन और भी थे। इन सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, यानी जो रॉबर्ट यहाँ पर जो क्लाइव बताए हैं, कहा है कि वो कुछ दर्जनों और भवनों में भी वहाँ पर रहे थे, उनका निवास रहा था, थोड़े थोड़े समय के लिए वो वहाँ पर रहे थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, यानी उनके छोटे से जीवन में या छोटे से समय में, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, तो वो बहुत ही थोड़े समय मद्रास में रहे थे। मद्रास जो कि आजकल चेन्नई जो नाम है उसका पुराना नाम मद्रास होता था पहले। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है चूँकि इस दौरान बहुत सारे जगह पर घूमे, यानी अलग अलग जगह पर रहे वो, बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, और यानी जगह जगह घूमने के अलावा उन्होंने जो है वो काफ़ी इम्पॉसिबल बैटल्स यानी कुछ असंभव सी लड़ाइयाँ भी उन्होंने जो भारत के रिमोट कॉर्नर्स यानी भारत के दूरगामी क्षेत्रों में लड़ी थी। एंड मैरिंग ए मैडन इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, और मद्रास के का जो सेंट जॉर्ज सेंट मैरी जो चर्च है वहाँ पर जो है वो उन्होंने एक नव युवती से शादी की थी। मैडन का मतलब यहाँ पर है कि युवा लड़की या कुंवारी लड़की सी है, युवा लड़की से उन्होंने शादी की थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। तो यहाँ पर जैसे मेकअप रूम का बताया गया यहाँ पर कि मेकअप रूम जो है वो हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, तो उसका जो लुक तैयार किया गया था वो दिखने में जो है वो ऐसा लगता जैसे कि हेयर कटिंग सैलून होता है, यानी हेयर कटिंग की कोई दुकान होती है। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, तो वहाँ पर जैसे सारे एंगल्स पर यानी भिन्न भिन्न कोणों पर जो है वो बहुत सारी लाइटें लगाई गई थी, रोशनी लगाई गई थी। हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और लगभग आधा दर्जन वहाँ पर बड़े बड़े शीशे भी लगे हुए थे, मिरर लगे हुए थे। दे हैव ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, और वो जो वहाँ पर जितने भी लाइट्स थी वो इनकैंडेसेंट का मतलब है
कि जो गर्मी देने वाली यानी जो जलाई जाने वाली लाइटें होती है, जैसे लैंप होते हैं मान लीजिए, जो उस समय जो है वो तेल से जलाए जाते थे, इस प्रकार की रोशनियाँ थी जो काफ़ी गर्मी देती थी। सो यू कैन इमेजिन द फायरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो इसलिए चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी फायरी यानी कितनी भयानक या ज़्यादा जब माइजरी यानी उनकी वहाँ पर बुरी स्थिति या दयनीय स्थिति होती थी, जो भी सब्जेक्टेड टू मेकअप यानी जो भी वहाँ पर मेकअप कराने के लिए आता था, उनकी स्थिति कितनी ख़राब होती थी गर्मी के अंदर, ये सहज ही समझ में आ सकता है। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई बंगाली। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट वहाँ का जो था, वो पहले तो उसका जो मुखिया था वो एक बंगाली था, who became too big for a studio and left। तो बाद में क्या हो गए, वो टू बिग यानी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, यानी प्रसिद्ध हो गए उस स्टूडियो के लिए, और वहाँ से छोड़कर चले गए दूसरी जगह काम करने के लिए, यानी वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, तो वहाँ से उन्होंने काम छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन who was assisted by a Dharwad, Kannada and Andhra and Madras Indian Christian and Anglo-Burmese and usual local Tamils। तो यहाँ पर ये बताया गया कि उनके बाद सक्सीडेड का मतलब है कि उनका उत्तराधिकारी जो था, यानी उनके बाद जिसने जेमिनी स्टूडियो में मेकअप का जो काम संभाला, वो एक महाराष्ट्र के थे, और उनके असिस्टेंस में यानी उनके साथ जो सहायक थे उनके काम करने वाले, वो धारवाड़ कर्नाटक के रहने वाले, और कुछ लोग आंध्रा के भी थे और मद्रास के भी थे, इंडियन क्रिश्चियन जो भारतीय ईसाई थे, और कुछ एंग्लो बर्मीज यानी जो बर्मा के लोग थे, जो एंग्लो थे यानी जो अंग्रेज हो गए थे, एंड यूजुअल लोकल तमिल्स, और उसमें कुछ जो सामान्य वहाँ के तमिल के रहने वाले भी लोग थे। ऑल दिस शोज, तो ये सभी चीज़ें ये दिखाती थी that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। तो ये यहाँ पर ये बताते हैं कि वहाँ पर एक जो राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन, जो यानी क्योंकि भारत के अलग अलग धर्मों के अलग अलग जगहों के लोग वहाँ पर रहते थे, तो ये बताया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रेट डील का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो राष्ट्रीय एकता दिखाई देती थी, वो उससे बहुत पहले, यानी जब AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो ने जब काम करना शुरू किया, या भारत के दूरदर्शन ने जब जो है वो ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जो राष्ट्रीय एकता पर थे, उससे पहले भी वहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय एकता देखी जा सकती थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड, और ये जो गैंग का मतलब यहाँ पर समूह से, यानी वहाँ जो काम करने वाले वर्कर थे उनका जो समूह था, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता है, मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancakes। तो यहाँ पर ये बताया कि यहाँ जितने भी ये लोग काम करते थे जो राष्ट्रीय एकता में बंधे हुए थे, वो किसी भी डिसेंट लुकिंग का मतलब है कि अच्छे भले दिखने वाले, शिष्ट दिखने वाले व्यक्ति को भी, हिडियस का मतलब बहुत ही खतरनाक, क्रिम्सन का मतलब है यहाँ पर लाल पीले रंग में रंग देना, ह्यूड का मतलब है कि रंगों की जो छाया चेहरे पर जो बना देते हैं, मोस्ट यानी खतरनाक, तो यानी वो चेहरे को काफ़ी भद्दा दिखने वाला जो है वो ऐसे लाल पीले रंग से रंग करके उसकी कोटिंग करके पैनकेक्स के द्वारा, यानी पैनकेक का मतलब यहाँ पर है कि रंगों की परत जो चढ़ाई जाती है, वो ट्रक लोड्स का मतलब बहुत सारा रंग लगा करके उसकी सहायता से जो काफ़ी भद्दा लुक बना देते थे अच्छे भले दिखने वाले को भी। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, और पैनकेक के साथ साथ वो कुछ जो इस प्रकार की पोशंस एंड लोशंस का मतलब है यहाँ पर कुछ क्रीम्स और कुछ पाउडर्स जो है वो काम में लेकर के ये सब अच्छे भले दिखने वाले को भी काफ़ी जो है वो भयानक रूप उसका बना दिया करते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। तो यहाँ पर ये बताया कि वो दिन जो है, यानी ये जो स्टूडियो जब काम करता था वो दिन थे जब अधिकांश जो फिल्मों की शूटिंग है वो इंडोर शूटिंग होती थी। तो इंडोर शूटिंग का मतलब है कि फिल्मों का जब फिल्में बनाई जाती है तो एक तो बाहरी दूरगामी क्षेत्रों में जाकर के बनाई जाती है, बल्कि इसके बजाय वहाँ पर स्टूडियो के अंदर ही जो फिल्में बनाई जाती है उनको बोलते हैं
इंडोर शूटिंग। तो वहाँ पर स्टूडियो के अंदर ही ज़्यादातर शूटिंग होती थी फिल्मों की। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, और केवल 5% के आसपास फिल्में जो वो बाहर के क्षेत्र में जाकर के आउटडोर स्टूडियो में बनाई जाती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। तो आई सपोज यानी लेखक यहाँ कहता है कि मैं मानता हूँ कि कितने सेट्स जो है स्टूडियो यानी जो लाइट्स नीडेड की वहाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती थी कि द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड द लुक अगली और इन ऑर्डर, यानी वहाँ पर प्रेजेंटेबल का मतलब है कि किसी भी रोल के लिए उपयुक्त दिखना, प्रस्तुतिकरण के लायक दिखना फिल्म में नहीं। तो कितने लड़के लड़कियों का वहाँ पर जो है वो मेकअप किया जाता था और कितना जो उसमें लाइट्स वगैरह की ज़रूरत होती थी, कितने सेट बनाने पड़ते थे। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ही सख्त, और हिरार्ची का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसी रैंक के अनुसार काम करना या लेवल के अनुसार काम करना कि वहाँ पर जो बड़ा अधिकारी वो बड़ा काम करता था। तो हिरार्ची का मतलब यहाँ पर है स्तर के अनुरूप या किसी रैंक में, लेवल में वो वहाँ पर मेंटेन किया जाता, हमेशा बनाए रखा जाता था। यानी बड़े पद पर थे तो वो बड़ा काम करते थे पूरे मेकअप डिपार्टमेंट में, और जो नीचे स्तर के जैसे जैसे थे वो उसी स्तर का काम करते थे। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो यहाँ पर ये बताया कि जो मुख्य चीफ जो था वहाँ का मेकअप मैन जो था वो वहाँ के जो मुख्य एक्टर, जो मैन हीरो जो होता है फिल्म का, या जो एक्ट्रेसेस होती है, जो हीरोइनी होती है, उनको अगली बनाने के लिए यानी भद्दा दिखना या उनका मेकअप करने का काम करते थे। एंड हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो, और उनसे जो नीचे यानी जो चीफ के बाद में जो सीनियर होता था वो जो सेकंड लेवल के जो हीरो होते हैं या हीरोइन होती है उनका मेकअप करते थे। एंड द जूनियर असिस्टेंट द मैन कॉमेडियन, और उनके जो जूनियर होते थे, जो सहायक असिस्टेंट होते थे, वो कॉमेडियन वगैरह जो कॉमेडी करते हैं, जो मजाक करते थे, उनका जो है वो मेकअप करते थे। एंड सो फॉर्थ, और इसी प्रकार से आगे क्रम चलता रहता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और चूंकि फिल्मों में बहुत सारी क्राउड की कई बार ज़रूरत पड़ती है या बहुत सारे लोगों की जो ज़रूरत पड़ती है, तो वो जिम्मेदारी थी वहाँ के ऑफिस बॉय जो हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि उनका जो है मेकअप वो लोग करेंगे। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। तो चूंकि वहाँ पर ऑफिस बॉय भी था डिपार्टमेंट में, इसलिए वो लोग जो जेमिनी स्टूडियो में ये काम किया करते थे। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, और जब भी कभी क्राउड शूटिंग की कोई बात होती थी, मतलब जब ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती थी शूटिंग में, तो क्राउड शूटिंग का यहाँ मतलब है कि जब बहुत सारे लोग किसी शूटिंग में काम में भाग लेते थे, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन जेंट वेसल्स। तो जब क्राउड शूटिंग होती थी तो वहाँ पर जो ऑफिस बॉय थे, जो क्राउड शूटिंग के जो कलाकार उनकी जो मेकअप करते थे उनका, तो उनको जो है वो जितने भी रंग वगैरह उनको बहुत ही जेंट वेसल्स का मतलब बड़े बड़े बर्तनों में रंग को घोलते हुए देखा जा सकता था। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जितने भी क्राउड प्लेयर्स मतलब जो भीड़ में या बहुत सारे लोग जो काम करने वाले थे उनके ऊपर स्लैपिंग का मतलब है कि उनके चेहरे पर जो है वो रंग मलना, तो ये काम करने में व्यस्त रहते थे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, और उनका आइडिया यानी मुख्य उनका जो विचार है वो ये रहता था कि प्रत्येक भाग जो है पोर यानी चेहरे का या जो सरफेस जो है चेहरे का, उसका हर हिस्सा जो अच्छी तरह अप्लाई किया जाता था, मेकअप उस पर लगाया जाता था, यानी बिल्कुल चेहरे के प्रत्येक हिस्से पर पूरा ध्यान रखा जाता था मेकअप का। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, तो यहाँ पर जो आपको बताया ऑफिस बॉय जो था वहाँ पर जो ये काम करते थे, तो वो एग्जैक्टली एक लड़का नहीं था, हालांकि छोटी उम्र का नहीं था वस्तुतः। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, तो वो लगभग 40 की उम्र के आसपास का था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो,
इन होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर। तो वो जब यहाँ पर एंटर किया था, जब उसने प्रवेश किया था स्टूडियो में, जब वो आया था, तो उसकी उम्मीद क्या थी वहाँ पर कि वो एक स्टार एक्टर बनेगा, यानी बड़ा एक एक्टर बनेगा, हीरो बनेगा, और टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर उसकी इच्छा थी कि वो कोई फिल्म की स्क्रीन राइटिंग का काम जो है वो, यानी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का काम जो है वो करेगा, या फिर जो डायरेक्टर बनेगा, फिल्म का निर्देशक जो फिल्म का होता है, या फिर लिरिक्स राइटर, यानी जो गीत लिखते हैं फिल्मों में, ऐसा काम करने की उसने सोची थी कि पहले मैं ये कलाकार बनूंगा। ही वॉज ए बिट ऑफ पोइट, क्योंकि उसमें जो है वो कुछ कवि के लक्षण थे, यानी वो कवि, यानी कविताएं वगैरह लिखने में काफ़ी सक्षम था वो, तो इसलिए ऐसा सोचता था वो। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं उस समय जो है वो, उन दिनों में, क्यूबिकल का मतलब एक छोटे कक्ष में मैं काम करता था। 2 होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। तो जिसके दोनों तरफ क्या है कि फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी। तो फ्रेंच विंडोज यानी यहाँ पर जो फ्रांस की जो खिड़कियाँ होती है, उसमें यहाँ पर लेखक ने बताया कि आई डिडेंट नो एट दैट टाइम। तो लेखक कहता है कि मैं भी उस समय जानता नहीं था कि दे वर ओल्ड फ्रेंच विंडोज, उनको फ्रेंच विंडोज कहते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े फ्रेम में बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट। तो लोग क्या करते थे कि उसको वहाँ बैठे हुए देखते, डेस्क पर जो है वो टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स, यानी अखबार के पन्नों को पलटते हुए, बार बार पढ़ते हुए, कभी दिन में, यानी पूरे दिन लोग उनको जो है वो इस प्रकार जब देखते। मोस्ट पीपल थॉट, तो अधिकांश लोग यही सोचते थे कि आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू डू नथिंग, कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है करने का। ऐसा लेखक बोलता है कि जब लोग उनको सारे दिन अखबार पढ़ते थे, क्योंकि उनका काम ही ये था कि अखबारों में से क्लिपिंग इकट्ठी करना उनका काम था, लेकिन जब लोग उनको देखते तो उनको लगता कि ये सारे दिन अखबार पलटता रहता है, पन्ने पलटता रहता है, कोई काम धंधा इसके पास नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। और फिर ऐसा मानते थे कि शायद हो सकता है कि उनका जो बॉस है, यानी कंपनी का जो मालिक है, वो ऐसा ही चाहता था या उसके अनुरूप होता था ऐसा। सो एनीवन हु फेल्ट I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture। तो लेखक कहता है कि इसलिए जिसको भी ऐसा लगता था, so anyone who felt, यानी इसलिए जिसको भी ऐसा महसूस होता था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो I should be given some occupation, तो मुझे कोई काम धंधा मिलना चाहिए, occupation यानी कोई काम धंधा मिलना चाहिए, या मुझे कोई काम करना चाहिए। इसके लिए क्या होते थे कि वो मेरे पास आते। बार्ज का मतलब होता है कि बिना अनुमति के मेरे उस कक्ष में प्रवेश कर जाता था क्यूबिकल में। और फिर एक्सटेंडेड लेक्चर का मतलब मेरे को बड़े बड़े जो है वो लेक्चर देने, व्याख्यान देने शुरू कर देते थे ऐसे लोग जो है, जो मुझे निठल्ला समझते थे। लेखक ऐसा कहते हैं, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड। तो जो लड़का यानी जो बॉय वहाँ पर ऑफिस में मेकअप का काम करता था, उसने निश्चय किया, आई शुड बी एनलाइटेड on how great literary talent was being allowed to go west in department fit only for the barbers and perverters। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो वहाँ पर बॉय जो था वो ये चाहता था कि मैं इस बात को एनलाइटेंड हो जाऊँ, मतलब ये कि मुझे इस बात का अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए कि कितना जो ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, यानी कितना ज़्यादा विलक्षण जो उसके अंदर टैलेंट है, यानी उस बॉय के अंदर, और जिसका जो उपयोग है वो नहीं हो पा रहा है, यानी वो वेस्ट में जा रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उसको लगता था केवल बार्बर्स यानी जो कटिंग करने वाले लोग होते हैं उनके लिए, या जो परवर्टर्स होते हैं जो मेकअप का काम करते हैं या जो कॉपी करते हैं सिर्फ, यानी जो नकल करने का काम करते हैं, केवल उनके लिए फिट है। यानी वो समझता था कि ये ऑफिस जो है वो, यानी ये जो डिपार्टमेंट है वो उसकी प्रतिभा को पूरी तरह काम में नहीं ले पा रहा है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। तो लेखक ये कहता है कि जब भी मुझे ऐसा ये सब सुनने को मिलता तो मैं भगवान से दुआ करता कि जल्दी क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए, क्योंकि क्राउड शूटिंग जब होती थी तो ऑफिस बॉय जो वो बिजी रहता था उनको मेकअप करने के लिए। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड हैव मी फ्रॉम हिज एपिक्स।
क्योंकि जब क्राउड शूटिंग होती तो वो पूरा व्यस्त होता था। फिर जो लेखक कहता है कि मुझे जब उसके कोई एपिक्स यानी बड़ी बड़ी बातें जो उसकी सुनने को नहीं मिलती थी और मैं बच जाता था ऐसा करने से। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly। तो ये लेखक यहाँ कहते हैं कि उदाहरण के लिए, इंस्टेंस के लिए अपने ये देख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसी खींच किसी व्यक्ति में होती है या निराशा किसी व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो क्या करता है कि हमेशा एक कोई सिंगल पर्सन यानी किसी व्यक्ति को ढूंढ लेता है जिसकी तरफ वो क्या करते हैं अपने पूरे गुस्से को उसकी तरफ डायरेक्ट कर देता है, यानी उसकी तरफ लगा देता है कि वो आदमी जिम्मेदार है। वो ऐसा करते समय क्या करता है कि या ओपनली यानी खुले में, या कवर्टली का मतलब है कि सीक्रेटली यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसको जिम्मेदार बना देता है कि उस व्यक्ति के कारण मेरा जो है वो मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर लोग जो है वो जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या जिनमें खींच होती है या जो निराश होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। This man of makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोटामंगलम सुब्बू। तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति था, मेकअप मैन जो था या जो ऑफिस बॉय था, वो इस बात में पूरा कन्विंस करता था, यानी उसको पूरा यकीन था, इस बात का विश्वास था कि उसके साथ जो वूज यानी जितना भी बुरा हो रहा है या उसके साथ जो न्याय नहीं हो रहा है या इग्नोमिनी हो रही है उसके साथ, यानी उसकी प्रतिभा का जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसको नेग्लेक्ट जो किया जा रहा है, नज़रअंदाज जो किया जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? वो सारा कोटामंगलम शुब्बू के कारण हो रहा है। वहाँ पर जो कोटामंगलम शुब्बू जो काम करते थे उनके कारण ऐसा हो रहा है। शुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, और शुब्बू जो वहाँ पर बॉस के बाद नंबर 2 थे, तो उनके कारण ऐसा आ रहा है। उनको ऐसा लगता था ही कुडंट हैव हैड मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स। तो उनको क्या है कि जो वो ऑफिस बॉय था उसको ओपनिंग इन फिल्म्स यानी फिल्मों के अंदर शुरुआत में जो वो एनकरेजिंग का मतलब है कि उत्साहवर्धक परिणाम नहीं मिले। एंड देन ओवर ग्रोन अप मेकअप ए बॉय हेड, और तो फिर वो आगे जा कर के जब बड़ा हुआ तो मेकअप बॉय बन गया वहाँ पर। एंड ऑन द कंट्रेरी, और लेकिन इसके विपरीत क्या, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। और दूसरी तरफ क्या है कि अपने इसके विपरीत ये देख सकते हैं कि उसको और ही ज़्यादा मुश्किलों का या अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता, अनसर्टन एंड डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किलों का सामना करना पड़ता। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपना करियर शुरू किया था, देयर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। तो उस समय जो है वो ऐसे कोई भी फर्मली यानी अच्छी तरह या मजबूती से या जोरदार तरीके से इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित जो कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी यानी फिल्मों के निर्माण की कंपनी या स्टूडियो ऐसा नहीं बना हुआ था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक शिक्षा की बात है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन यानी उसके पास शिक्षा जी थी वो भी क्या थी, बस औपचारिक शिक्षा ही थी उसके पास। सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर द बॉय। तो सुब्बू जो था उसके पास एप्रिशिएबल का मतलब ऐसी कोई ज़्यादा उल्लेखनीय या प्रशंसनीय, लीड का मतलब वो उससे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था, ऐसी कोई एज नहीं था उसके पास मतलब अच्छा दिखने का। बट बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, लेकिन इसके कारण, विर्च्यू का मतलब वैसे तो गुण होता है लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि ब्राह्मण होने के कारण, विर्च्यू इंडीड, ये एक विलक्षण उसका जो गुण था वास्तव में। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफिलिएंट सिचुएशंस। तो एक्सपोजर का मतलब यहाँ पर है कि किसी के सामने प्रस्तुत होना या उसका जो उसकी अभिव्यक्ति होना। तो एक ब्राह्मण होने के कारण वो लोगों के सामने जो है बहुत ही जोरदार तरीके से हर परिस्थिति के अंदर जो है वो हर सिचुएशन में जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत होता था, यानी उसकी जो व्यक्तित्व था वो लोगों के सामने एक अलग, ब्राह्मण होने के कारण एक लोगों के सामने वो ज़्यादा प्रसिद्ध था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। इसके अलावा
उसके अंदर ऐसी क्षमता थी या वो ऐसा योग्य व्यक्ति था कि हर समय वो खुश दिखता था। चीयरफुल का मतलब है कि हमेशा प्रसन्न दिखता था ऑल टाइम्स, एंड इवन आफ्टर हैविंग हैड एन हैंड इन फ्लॉप फिल्म। और जब भी उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाती, यानी उसकी फिल्म जब हिट नहीं होती थी, तो भी वो जो कभी दुखी नहीं होता था, हमेशा खुशी दिखाई देता था। ही ऑलवेज हैड वर्क्स फॉर समबडी, वो हमेशा किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ काम करता रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओवन, वो कोई काम जो है वो खुद अपनी मर्जी से नहीं करता था, ठीक है। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल completely and turn his entire creativity to his principles advantages। तो यहाँ पर ये लेखक बताते हैं कि जो सुब्बू जो थे वो जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, इसकी बजाय क्या करते थे, वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी एक अपने मालिक के प्रति, यानी उसका बॉस जो था उसके प्रति एक वफादारी थी, और उसी ने उसको क्या आइडेंटिफाई किया, एक पहचान दी उसको कि उसने जो है वो उसी के सिद्धांतों पर या उसी के पूरी तरह अपने आप को जो है वो अपनी क्रिएटिविटी के यानी अपनी सृजनात्मकता को जो पूरी तरह उनके अनुरूप ही, यानी उसके मालिक को लाभ देने की दृष्टि से ही बना रखा था अपने आप को, यानी उसी दृष्टि से वो काम करता था कि अपने मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए। ही वॉज टेलर मेड ऑफ फॉर फिल्म्स, यानी वो एक प्रकार से जो है वो फिल्म्स के लिए उनके लिए क्या बन गया, टेलर मेड बन गया था, यानी कि उनके लिए एक प्रकार से प्ररूप बन गया था कि जैसा मालिक चाहेगा वैसा ही वो करेगा। ही वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमेंडेड। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ लेखक बताते हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, तो उनको जब भी कमेंड किया जाता है, मतलब जब भी निर्देश किया जाता है या जब भी कोई आदेश दिया जाता है, तो वो बड़े इंस्पायर्ड होकर के, यानी बड़ी तत्परता से जो है वो कार्य करते हैं। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बताइए कि किस प्रकार से जो है वो सुब्बू स्थितियों को बिल्कुल आसान बना दिया करते थे। तो यहाँ पर जो है वो ये बताया कि एक यहाँ पर एक सिचुएशन बताइए कि फिल्म की, एक चूहा जो है वो एक मादा शेर के साथ लड़ाई करता है वाटर के अंडर वाटर यानी पानी में, एंड किल्स हर, उसको मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन वो चूहा जो है वो शेरनी को तो मार देता है, लेकिन उसके बच्चों पर बहुत दया करता है, एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनको बहुत ही प्रेम से रखता है, उनके प्रति बहुत ही प्रेम दर्शाता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। तो वहाँ बॉस जब ये कहता है कि अब ये स्थिति, तो ये सीन उन्होंने बता दिया, लेकिन वो कहता है कि अब मैं इस सीन को कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रेट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। तो जब भी प्रोड्यूसर यानी उनका जो फिल्म का निर्माता था या जो बॉस जो था, जब ये स्थिति ये बात कहता, तो सुब्बू तुरंत जो है अपने 4 तरीके अपने जो है वो तुरंत बताता कि किस प्रकार से जो रैट है यानी जो चूहा है वो पोरिंग मतलब जो है वो अफेक्शन यानी स्नेह दर्शाएगा उनके प्रति, जो कि विक्टिम ऑफ स्प्रिंग यानी जो शेरनी मारी गई है, जो शिकार हुई है, उसके ऑफ स्प्रिंग यानी उसके बच्चों पर कैसे स्नेह दर्शाएगा, उसकी 4-5 स्थितियाँ वो तुरंत बता देता था। गुड। तो मालिक फिर क्या कहता, वो बॉस जो प्रोड्यूसर कहता कि बहुत अच्छी ये बात है, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। कि फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा पर्याप्त जो प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो उसके बाद क्या होता था, प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर जब ये कहता इन अ मिनट, तो एक ही मिनट में सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स। और तो ऑल्टरनेटिव्स का मतलब यहाँ पर विकल्प से कि वो और 14-15 विकल्प लेकर के फिर प्रस्तुत हो जाता था, इतना रेडीली काम करता था वो अपने मालिक के लिए। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद मैन लाइक सुब्बू अराउंड, एंड इफ एवर देयर वाज ए मैन हु गैव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इन गोल्डन ईयर्स। तो यहाँ पर जैसे बताया कि फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज इजी विद मैन, कि फिल्म मेकिंग यानी जो फिल्मों का निर्माण है वो जो उसमें होता था वो कितना आसान हो जाता है जब सुब्बू जैसा व्यक्ति जो आसपास होता है या साथ में होता है।
और या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो गैप डायरेक्शन यानी जो इस प्रकार के निर्देश देता हो और डिफाइन करता हो स्थितियों को, इस प्रकार से जो वो परिभाषित करता हो। जेमिनी स्टूडियो में जब इन गोल्डन ईयर्स यानी जब जेमिनी स्टूडियो का जो गोल्डन ईयर्स यानी उस समय उनका जो स्वर्णिम काल चल रहा था, बहुत ज़्यादा हिट था उस समय, फिल्म मेकिंग जो इतनी अच्छी चल रही थी वहाँ पर, वो सब उसके कारण, सुब्बू के कारण ही ऐसा था, क्योंकि सुब्बू जो है वो हर क्षेत्र में जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता था। इट वॉज सुब्बू, यानी ये सुब्बू के कारण ही था ये सब हो पाता था। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी, उसकी एक अलग पहचान थी एज ए पोइट, यानी एक कवि के रूप में। दो ही वॉज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, हालांकि वो और भी समर्थ था, कैपेबल था, सक्षम था कुछ और भी करने में, मोर कॉम्प्लेक्स यानी कुछ जटिल कार्य करने में भी, हालांकि और ऊंचे दर्जे काम करने में, हायर फॉर्म्स के काम करने में भी सक्षम था। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, लेकिन उसने डेलिबरेटली का मतलब है कि जानबूझ करके या सब कुछ जानते हुए भी अपनी मर्जी से उन्होंने क्या किया था, ये काम जो है वो पोइट्री का शुरू किया, और वो भी किसके लिए, मासेस के लिए, यानी बहुत सारे लोगों के लिए जो पसंदीदा जो पोइट्री है उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। ये जानबूझ करके मुझे बहुत सारे लोगों के लिए काम करना है। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड, तो उनकी जो फिल्मों में सफलता है वो ओवरशैडोड का मतलब बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आई, एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, इसके कारण उनकी जो लिटरेरी, ड्वार्फ्ड का मतलब है कि बोना कर देना या कम कर देना, छोटा कर देना। लिटरेरी अचीवमेंट यानी उनकी जो साक्षरता की जो उपलब्धियां थी, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था, तो वो जो उनकी कमी थी उसको कौन पूरा कर देता था, उनकी जो सफलता थी फिल्मों में वो। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और इस प्रकार उसके जितने क्रिटिक्स यानी जो फिल्मों के समालोचक होते हैं वो ऐसा महसूस करते थे। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, तो उन्होंने वास्तव में कंपोज करना मतलब बहुत सारी अनेक कहानियाँ उन्होंने ओरिजिनल यानी बहुत ही मुख्य उन्होंने कहानी लिखी जो उनकी खुद की लिखी हुई थी। स्टोरी पोइम्स यानी जो कि ऐसे गीत लिखना या पोइम लिखना जो किसी कहानी पर निर्भर हो। इन फोक रेफरेन, और वो भी इस प्रकार की जो कि एक फोक रेफरेन का मतलब यहाँ पर है कि ग्रामीण परिक्षेत्र से जो है वो संबंधित हो। एंड डिक्सन, और वहाँ का जो है वो एक पुट लिए हो। ऑल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नॉवेल, और उन्होंने एक बहुत बड़ा नॉवेल एंड स्प्रॉलिंग यानी बहुत ही बड़ा या विख्यात नॉवेल भी उन्होंने लिखा, एक उपन्यास लिखा, थिल्लाना मोनम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली ईच्ड कैरेक्टर, और उसमें उन्होंने जो बहुत ही दर्जनों जो ऐसे डेफ्टली यानी प्रसिद्ध जो है वो ईच्ड कैरेक्टर्स यानी जो ऐसे चरित्र जो उस नाटक में बनाए जो आगे जाकर के बहुत प्रसिद्ध हुए। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज इन अर्ली 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो देवदासियाँ होती थी उनके मैनर को, मूड को, उनके स्वभाव को, फीलिंग्स को भी बहुत ही सुंदर तरीके से रिक्रिएट किया, उनका भी चित्रण किया उन्होंने। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और वो एक बहुत ही शानदार कलाकार भी थे, एक्टर भी थे। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, तो उन्होंने कभी भी एस्पायर का मतलब था आकांक्षा करना, उन्होंने कभी मुख्य रोल की कभी अपेक्षा नहीं की कि मुझे फिल्म में हीरो बनना है। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ फिल्म, यानी लेकिन सब्सिडरी का मतलब है कि यहाँ पर सहायक जितने भी रोल जो उनको जब भी किसी फिल्म में मिला, he performed better than the supposed man players, तो उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, निभाया उन्होंने, जो कि उस मैन प्लेयर यानी मैन प्लेयर के रूप में उनको जो भी रोल दिया जाता था तो माना जाता था कि इतना अच्छा करेगा, उससे कहीं बेहतर वो करके दिखाते थे। he had a genuine love for anyone, he came across and his house was a permanent residence of dozens of near and far relations, तो यहाँ पर ये बताते हैं उनके स्वभाव के बारे में कि वो एक वास्तव में बहुत ही जेन्युइन का मतलब है कि वास्तव में एक सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, हर व्यक्ति से वो प्रेम करते थे।
जो भी उनके कैम अक्रॉस का मतलब जो उनके संपर्क में आया या उनके घर जो है वो कोई आता था, परमानेंट रेजिडेंस यानी उनके जो मूल निवास स्थान था उनका, वहाँ पर जो भी आते थे, तो वहाँ पर जब डजन्स का मतलब दर्जनों उसके नज़दीकी रिश्तेदार या जो दूर के रिश्तेदार वहाँ पर रहते थे, एंड एक्वेंटेंस का मतलब परिचित वहाँ पर रहते थे। एंड इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। तो यहाँ पर ये है कि क्योंकि वहाँ पर उसके घर में इतने सारे लोग रहते थे, तो सुबू को ये जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था कि यदि उनको ये कॉन्शियस में यानी उनके संज्ञान में ये बात लाई जाए कि वो इतने लोगों को जो है वो सपोर्ट करते हैं यानी सहायता करते हैं या उनको खाना खिलाते हैं, यदि ये बात उनके संज्ञान में लाई जाती तो वो उनके स्वभाव के विपरीत था कि उनको अच्छा नहीं लगता था ये। सच चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, तो इस प्रकार से वास्तव में वो चैरिटेबल का मतलब है एक वास्तव में लोगों का भला करने वाला या सबकी सहायता करने वाला व्यक्ति जो है। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे दूसरों पे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला ऐसा व्यक्ति जो था। एंड येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम टू सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, तो हो सकता है कि इसका कारण ये हो कि वो अपने मालिक के बहुत नज़दीक था, एंड इंटीमेट विद बॉस यानी बहुत निकट था और उनके बहुत ही गहरा संबंध, इंटीमेट यानी गहरा जो संबंध था उनसे। और वॉज इट जनरल डिमीन्योर दैट रिजेंबल्ड साइकोफेंट, या फिर उनका जो एक जनरल डिमीन्योर का मतलब यहाँ पर एक उनका जो व्यक्तित्व था या जो उनका स्वभाव जो था वो एक साइकोफेंट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बॉस की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाता हो, यानी एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि उसकी चमचागिरी करने वाला जो व्यक्तित्व था उसके कारण हो सकता है उसके एनिमी हो। और हिज रेजिडेंस और रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो हर चीज़ को अच्छा ही बताते थे, कभी किसी चीज़ को मतलब रेडीनेस यानी तत्परता से हर चीज़ को अच्छा ही बताते थे। इन एनी केस, और किसी भी मामले में, देयर वाज दिस मैन इन मेकअप डिपार्टमेंट यानी हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू, यानी डायरेस्ट थिंग्स का मतलब है कि कुछ बुरा सोचने वाली बातें। तो वहाँ पर देयर वाज दिस मैन यानी यहाँ पर जो मेकअप जो मैन था वो एक ऐसा व्यक्ति था इस डिपार्टमेंट में जो सुबू के लिए जो अच्छा नहीं सोचता था या उसके लिए जो वो दुर्भावना रखता था। तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट में पूरा करूं या अगले 2 भाग में इसको पूरे करेंगे। तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, और काफ़ी मेहनत के साथ जो मैं वीडियो को पूरा करता हूं और आपके लिए जो है वो लाइन टू लाइन यानी लाइन बाय लाइन जो आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, तो आप इसको गौर से पढ़िए और अपना फ़ायदा उठाइए, और जितने मेरे हाईलाइटेड मीनिंग्स हैं उनके अर्थ भी आप ज़रूर याद कीजिए और इसको सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।